हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 क्लास 10वीं लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी का टॉपिक 2 लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक विभाजन विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। इन विभाजनों के विरुद्ध विरोध और संघर्ष के तरीके भी अलग अलग होते हैं। जैसे क्षेत्रीय भावना पर आधारित सामाजिक विभाजन को हम देखते हैं। समाज में क्षेत्र या इलाके के आधार पर भेदभाव किया जाता है। इससे सामाजिक विभाजन उत्पन्न होती है, विरोध और संघर्ष की स्थिति बनती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई, दिल्ली और कोलकाता जैसे महानगरों में उत्तर भारत के लोगों पर हिंसा, मेनली बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ हिंसात्मक व्यवहार किया गया। यह क्षेत्रीय या सामाजिक विभाजन का क्षेत्रीय सामाजिक विभाजन का प्रमुख उदाहरण है। नस्ल या रंग के आधार पर सामाजिक विभाजन हो सकती है। जैसे नस्ल या रंग भेदभाव सबसे खतरनाक स्वरूप है। इसका एक एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं जो बताई गई है। मैक्सिको ओलंपिक 1968 ओलंपिक पदक समारोह के समय 2 अफ्रीकी अमेरिकी धावक, जिनका नाम था टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस, इन्होंने अमेरिका में अश्वेतों पर हो रहे अत्याचार, जो काले और गोरे का भेदभाव था, नस्ल भेदी भेदभाव था अमेरिका में, उन्होंने हो रहे अत्याचार पर आधारित भेदभाव को व्यवहार से प्रकट किया। कैसे? एक ऑस्ट्रेलियाई धावक पीटर नॉर्मन ना तो अमेरिकी थे ना ही अश्वेत, फिर भी उन्होंने नस्ल भेदभाव के विरोध में स्मिथ और कार्लोस का समर्थन किया। जब वो लोग अवार्ड लेने गए तो तीनों ने प्रोटेस्ट किया, नस्ल भेदभाव का प्रोटेस्ट किया, विरोध किया। परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। सामाजिक विभाजन के कई रूप हो सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामाजिक विभाजन के कई रूप हो सकते हैं। जैसे क्षेत्र भावना सामाजिक विभाजन और संघर्ष को जन्म देती है। क्षेत्र भावना भी। नस्ल आधारित विभाजन सबसे खतरनाक होता है। जैसे हम ऊपर एग्जाम्पल्स में देखें, मैक्सिको ओलंपिक 1968 के एग्जाम्पल्स। 1968 मैक्सिको ओलंपिक नस्ल भेदभाव का विरोध का प्रतीक है। तो वो संभावित प्रश्न है जो इसका अब ध्यान रखने हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सामाजिक विभाजन के स्वरूप समझाइए, जो ऊपर से हमने आंसर किया है। क्षेत्रीय भावनाएं सामाजिक विभाजन को कैसे जन्म देती है? क्षेत्र के नाम पे, उत्तर भारतीय के नाम पे भेदभाव करते हैं। 1968 के मैक्सिको ओलंपिक का सामाजिक विभाजन से क्या संबंध है? दूसरा सामाजिक टॉपिक्स, इसी में आगे बढ़ते हैं। सामाजिक भेदभाव एवं विविधता की उत्पत्ति, सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं। सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? भारत में सामाजिक विविधता, यहाँ समाज एक रूपी नहीं है, विविधता है, कई आधारों पर पाई जा सकती है। भाषाई विविधता है, क्षेत्र की विविधता है, संस्कृति की विविधता है, धर्म जाति की विविधता है, लिंग की विविधता है। इन आधारों पर समाज में सामाजिक विभाजन दिखाई देता है। जन्म आधारित सामाजिक विभाजन हम देखते हैं क्या होता है। जन्म के आधार पर किसी जाति या समुदाय का सदस्य बन जाना, उसको हम जन्म आधारित सामाजिक विभाजन बोलते हैं। जैसे दलित परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा क्या कहलाता है? दलित समुदाय का ही सदस्य होता है। चाहे स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा आदि जन्म के परिणाम हैं। तो जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं। इच्छा आधारित सामाजिक विभाजन भी हो सकती है। सामाजिक विभाजन जन्म आधारित नहीं होते हैं। सभी सामाजिक विभाजन जो है जन्म आधारित नहीं होते हैं। कुछ इच्छा आधारित भी सामाजिक विभाजन होते हैं, जैसे व्यक्ति की इच्छा और चयन पर आधारित होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अपनी इच्छा से धर्म परिवर्तन कर सकता है कोई व्यक्ति नास्तिक बन सकता है। एक ही परिवार के सदस्य में कोई शिव भगवान को होते हैं, कोई शाक्त शिव या शाक्त होते हैं, कोई वैष्णव होते हैं। तो अलग अलग धाराएं हो सकती हैं। पैसा आधारित विविधता भी हो सकता है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग पैसे अपना सकते हैं। जैसे एक ही परिवार में कोई किसान है, कोई सरकारी सेवक है, कोई व्यापारी है, कोई वकील है।
तो एक ही परिवार में पैसे आधारित भी विविधताएं हो सकती है। सामाजिक समूह अलग अलग हो सकता है, हित भी अलग अलग हो सकते हैं, उसके हित भी अलग हैं। जैसे अगर हम वकील हैं तो हमारी हित अलग होगी, हम डॉक्टर्स हैं तो हमारी हित अलग होगी। सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या है? सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या है? सामाजिक विभिन्नता क्या है? समाज में लोगों के विचार, धर्म, जाति, भाषा, लिंग आदि अलग अलग होता है, उसको सामाजिक विभिन्नता बोलते हैं। विविधता हमेशा विभाजन का कारण नहीं बन सकती है। अगर विविधता है, डाइवर्सिटी है, तो हमेशा विभाजन का कारण नहीं बनेगी। जैसे सामाजिक विविधता के कारण समाज में असमानता, भेदभाव या संघर्ष उत्पन्न हो जाए, तब वह सामाजिक विभाजन बन जाती है। अगर विविधता के कारण अगर कहीं असमानता है, गरीबी अमीरी के बीच में असमानता ज़्यादा है, भेदभाव ज़्यादा होने लगी धर्म जाति के नाम पर, तो इसमें संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, तब ये सामाजिक विभाजन बनती है। उदाहरण के लिए मुंबई में जो हमले हुए, पीड़ितों की जाति, जो मुंबई में उत्तर भारतीयों पर हमले मराठियों द्वारा किया गया, वो पीड़ितों की जाति, धर्म और भाषा अलग अलग थी जैसे, लेकिन वो सभी एक ही क्षेत्र से आते थे, उत्तर भारतीय थे। इससे स्पष्ट होता है कि विविधता होते हुए भी हित समान हो सकते हैं। विविधता थी, अलग अलग जाति धर्म के लोग थे, लेकिन विविधता होते हुए भी एक समान। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण लाइनें हैं। सभी सामाजिक विविधताएं सामाजिक विभाजन नहीं बनती हैं। अगर जितने भी सामाजिक विविधताएं हैं, जरूरी नहीं है कि वो सामाजिक विभाजन ही बन जाएगा। जैसे हमने ऊपर देखा है, जन्म और इच्छा दोनों सामाजिक विभाजन के आधार हो सकते हैं। जन्म भी हो सकता है, जैसे दलित का हमने एग्जाम्पल्स देखा, और इच्छा भी हो सकती है। अलग अलग ग्रुप की अलग अलग ग्रुप्स अलग अलग हितों की रक्षा करते हैं। लोकतंत्र में विविधता स्वाभाविक है, पर विभाजन खतरनाक है। विविधता तो होना अच्छी बात है कि अलग क्षेत्र, भाषा, लिंग, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ रह रहे हैं, लेकिन विभाजन बहुत ही खतरनाक हो सकता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन। सामाजिक विविधता हमेशा सामाजिक विभाजन नहीं बनती है। जैसा हमने देखा है, अलग अलग व्यवसाय और पैसे से जुड़े हो सकते हैं। सामाजिक विविधता होती है, जैसे हमारे भारत में है, लेकिन आवश्यक नहीं है कि सामाजिक विभाजन भी हो। लोगों के विचारों में अंतर पैदा करती है। सामाजिक विविधता लोगों के विचारों में अंतर पैदा जरूर करती है। यही विविधता समान उद्देश्य के कारण एकता का कारण भी बनती है। हम लोग बोलते यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, फिर भी हम लोग यूनाइट हैं, तो विविधता के कारण ही ये एकता का कारण बनती है। समान उद्देश्य विविधता को एकता में बदल सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले भारतीय छात्र अलग अलग समुदाय से हो सकते हैं, लेकिन सामान्य उद्देश्य के कारण एकजुट थे, और ऑस्ट्रेलियाई द्वारा जो नस्ली हमलों का शिकार सभी भारतीय छात्र हुए। इंडियन जितने ऑस्ट्रेलिया गए हैं, या पढ़ने के लिए, कोई बिजनेस के लिए, किसी भी कारण से गए हों, लेकिन सबका हित एक ही था। किसी एक उद्देश्य के कारण एकजुट हुए, जिसके कारण कुछ ऑस्ट्रेलियाइयों द्वारा सभी भारतीय छात्र पर नस्ली हमला झेलना पड़ा। नस्लवाद के विरुद्ध एकता का उदाहरण दूसरा है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लस, जो ऊपर एग्जाम्पल्स हमने देखा है, जो अश्वेत अमेरिकी थे, जबकि पीटर नॉर्मन श्वेत ऑस्ट्रेलियाई थे। नस्ल अलग अलग होने के बावजूद नस्लवाद के विरोधी थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि समान विचारधारा लोगों को एक कर सकती है, भले ही उनकी पहचान अलग हो। अगर हमारी विचारधारा एक है, समान विचारधारा है, तो हम लोग एकजुट हो जाएंगे, भले ही हमारी पहचान अलग अलग हो। व्यक्ति की एक से अधिक पहचान हमेशा हो सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की एक से अधिक पहचान हो सकती है, जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। सपोज हम लोग रह रहे हैं बिहार में, बिहार क्षेत्र के नाम पर बिहारी हैं। जाति के नाम पर कुछ हो सकती है, कुछ विशेष धर्म के नाम पर हो सकती है। भाषा के नाम पर, कि हम लोग भाषा हिंदी बोलते हैं, उस पर हो सकती है। लिंग के नाम पर, पुरुष हैं तो उस पर हो सकती है। तो अलग अलग परिस्थितियों में अपनी पहचान का अलग रूप अपनाता है। सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में अंतर क्या है? सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में अंतर। सामाजिक विभाजन तब होता है
जब एक सामाजिक अंतर अन्य कई सामाजिक अंतरों के साथ जुड़ जाता है तब विभाजन होता है। सब समाज में कोई अंतर है और अन्य सामाजिक अंतरों के साथ जुड़ जाता है, उसको हम सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे सोशल डिफरेंसेस है, ओवरलैप्स विथ अदर डिफरेंसेस। ठीक है, सोशल डिफरेंसेस ओवरलैप्स विथ अदर डिफरेंसेस। जाति आधारित सामाजिक विभाजन भारत का उदाहरण हम समझते हैं। स्वर्ण और दलित के बीच का अंतर सामाजिक विभाजन का उदाहरण है। स्वर्ण और दलित के बीच का अंतर कारण है दलित समाज का बड़ा वर्ग क्या है, गरीब है, वंचित है, भेदभाव का शिकार है। जबकि स्वर्ण समानतः क्या होते हैं, संपन्न होते हैं, सुविधा संपन्न होते हैं। दलितों में यह भावना बनती है कि वे दूसरे समुदाय से हैं। इससे क्या होता है, दलितों में क्या भावना उत्पन्न होती है कि वे दूसरे समुदाय से हैं। तो इस कारण से सामाजिक विभाजन उत्पन्न होती है। एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। सामाजिक विविधता हमेशा सामाजिक विभाजन नहीं होती है। जरूरी नहीं है कि सोशल डाइवर्सिटी हो तो सामाजिक विभाजन का ही कारण बनेगा। समान उद्देश्य विविधता को एकता में बदल सकता है, जैसे ऊपर हमने देखा था ऑस्ट्रेलिया एग्जाम्पल्स के साथ। एक से अधिक पहचान होती है लोगों की। सामाजिक अंतर आपस में जुड़ते हैं, सामाजिक अंतर आपस में जुड़ते हैं। जो सोशल डिफरेंसेस से आप ओवरलैप्स करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तब सामाजिक विभाजन होता है। जाति आधारित असमानता सामाजिक विभाजन को जन्म देती है। जाति आधारित, जैसे हमने दलित, स्वर्ण और दलित का एग्जाम्पल्स देखा है। संभावित कुछ प्रश्न हैं जो आपको याद रखने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। सामाजिक विविधता और सामाजिक विभाजन में अंतर स्पष्ट कीजिए। व्यक्ति की एक से अधिक पहचान होती है, समझाइए। सामाजिक विभाजन कब खतरनाक हो जाता है। सामाजिक विभाजन की जटिलता और लोकतंत्र की अब बात करते हैं। सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन बनता है। सामाजिक अंतर है, समाज में अंतर जरूर है, लेकिन वो कब सामाजिक विभाजन बन जाता है। किसी एक सामाजिक अंतर, जैसे जाति के नाम पर, नस्ल के नाम पर, धर्म के नाम पर, सभी अंतरों से अधिक अगर महत्वपूर्ण मान लिया जाता है तो लोगों को यह लगने लगता है कि दूसरे समुदाय के हैं। सामाजिक विभाजन पैदा करती है। उदाहरण के लिए हम देखें, श्वेत और अश्वेत के बीच का अंतर। सामाजिक विभाजन स्पष्ट उदाहरण है। सामाजिक अंतर हमेशा टकराव नहीं बनते हैं। जरूरी नहीं है कि सामाजिक अगर अंतर हो तो हमेशा टकराव की कहानी बनेगी। अलग अलग समूह किसी एक मुद्दे पर समान हित रखते हैं। इसका एग्जाम्पल है, दूसरे मुद्दे पर उनके विचार अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दलित और वंचित वर्ग का हित सामाजिक मुद्दों पर समान हो सकता है, धार्मिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकता है। सामाजिक दृष्टिकोण से दोनों को अगर सरकारी लाभ लेनी हो, अगर किसी चीज़ में, शिक्षा में, तो दोनों के मुद्दे समान हो सकते हैं। लेकिन अगर वही धार्मिक दृष्टिकोण की बात करें, हो सकता है दलित पूजा पाठ ना करें, हो सकता है दलित बुद्ध भगवान को माने, हो सकता है दलित किसी धर्म विशेष के चीज़ों को नहीं माने। एकता और तनाव दोनों स्थितियां बन सकती हैं। एग्जाम्पल्स इसका समझते हैं। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का उदाहरण समझते हैं। जो नॉर्थ आयरलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, दोनों समूह ईसाई हैं, दोनों ही समूह ईसाई हैं। एक कैथोलिक है जो गरीब, वंचित, लंबे समय से शोषित है, कैथोलिक, और प्रोटेस्टेंट है जो प्रभावशाली है। यहाँ धर्म और वर्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धर्म और वर्ग, क्लास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। परिणाम क्या है, गहरा सामाजिक विभाजन है। नॉर्दर्न आयरलैंड में गहरा सामाजिक, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में गहरा सामाजिक विभाजन है। लगातार हिंसा और संघर्ष होती रहती है। जबकि वही नीदरलैंड है, यहाँ भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट है, लेकिन धर्म और वर्ग के बीच में कोई मेल नहीं है, रिलीजन और क्लास के बीच में कोई मेल नहीं है। इससे क्या होता है, सामाजिक विभाजन कमज़ोर है, शांति और सहअस्तित्व है। तो दोनों ही, एक नॉर्दर्न आयरलैंड की बात कर रहे हैं, एक नीदरलैंड की बात कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंसेस हमने देखा एग्जाम्पल से। तो निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब सामाजिक अंतर आपस में जुड़ते हैं तब विभाजन खतरनाक हो जाता है। सामाजिक अंतर, धर्म और वर्ग आपस में जुड़ गए तो सामाजिक विभाजन क्या हो गया, खतरनाक हो गया। हमने नॉर्दर्न आयरलैंड के केस में हमने देखा। हर देश में विविधता और विभाजन है, हर देश में विविधता भी है, विभाजन भी है। कोई भी देश, छोटा हो या बड़ा, गरीब हो या अमीर, हर जगह सामाजिक विविधता किसी न किसी रूप में सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है।
लोकतंत्र में टकराव और सामंजस्य भी हो सकता है। जैसे टकराव और सामंजस्य लोकतंत्र की पहचान है। लोकतंत्र में पहले टकराव होता है, मतलब संघर्ष होगा, फिर सामंजस्य समझौता बनाया जाता है। नीतियाँ आसानी से नहीं बनती हैं, संघर्षों से गुजर कर ही बनती हैं। तो लोकतंत्र में टकराव संघर्ष है और सामंजस्य दोनों ही हैं। संघर्ष का लोकतांत्रिक समाधान है, जैसे आरक्षण। संघर्ष का लोकतांत्रिक समाधान, जैसे एक आरक्षण की बात करते हैं लोकतंत्र में, इंडिया की एग्जाम्पल्स लेते हैं। पिछड़ी वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण की मांग उठी कि हमें आरक्षण मिलनी चाहिए। यह प्रक्रिया काका केलकर आयोग की एक रिपोर्ट सबमिट हुई, फिर मंडल आयोग की रिपोर्ट सबमिट हुई, से होकर गुजरी। लंबे संघर्ष और तनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। लंबा टाइम लगा, रिपोर्ट्स सबमिट होने के बाद लंबे संघर्ष और तनाव के बाद आरक्षण की व्यवस्था लागू हुई। यह लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का उदाहरण है। हमारे देश का ही एग्जाम्पल्स है, भारत देश का। तो कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने हैं, सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से जुड़ जाता है तब विभाजन बनता है। जब सामाजिक अंतर अन्य अंतरों से जुड़ जाता है तब सामाजिक विभाजन बनता है। धर्म और वर्ग का मेल विभाजन को खतरनाक बना देता है। धर्म, जैसे नॉर्दर्न आयरलैंड का हम एग्जाम्पल्स देखे हैं, धर्म और वर्ग का मेल विभाजन को खतरनाक बना देता है। कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, हिंसा बढ़ जाती है। उत्तरी आयरलैंड गहरा विभाजन है, जबकि नीदरलैंड में शांति से सह अस्तित्व में लोग रह रहे हैं। वहाँ भी कैथोलिक प्रोटेस्टेंट दोनों ही हैं। लोकतंत्र में संघर्ष के बाद सामंजस्य बनता है, जैसे हमने रिजर्वेशंस का एग्जाम्पल सीखा है। आरक्षण लोकतांत्रिक समाधान का उदाहरण है। संभावित प्रश्न हम लोग देते हैं, सामाजिक अंतर कब सामाजिक विभाजन का रूप लेता है? प्रैक्टिस करना है इसको। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड के उदाहरण से समझाइए। लोकतंत्र में टकराव और सामंजस्य की भूमिका को समझाइए। रिजर्वेशन का एग्जाम्पल समझाइएगा। आरक्षण को लोकतांत्रिक समाधान क्यों कहा जाता है? आगे देखते हैं इसी में, जाति का राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा है। राजनीति में प्रतिस्पर्धा और जाति, जब भी राजनीति में विभिन्न दलों के बीच प्रतिस्पर्धा या कॉन्फ्लिक्ट बढ़ती है तब जातीय लेबल लगना शुरू हो जाता है। जैसे राजनीति समर्थन विरोधी जाति के आधार पर होने लगता है, जो आजकल की कॉमन आइडियोलॉजी हो गई है। जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? सामाजिक न्याय के नाम पर करती है। राजनीतिक दिशा तय होने लगती है। भारतीय राजनीति में राजनीति जाति आधारित पहचान एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। जैसे दलित पीड़ा और साहित्य, नामदेव ढसाल जो महाराष्ट्र के एक कवि थे, उन्होंने दलितों की पीड़ा को महाराष्ट्र के कवि नामदेव ढसाल ने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है। कविता का भावार्थ है, दलितों ने सदियों तक अन्याय सहा। वो लिखते हैं, दलितों ने सदियों तक अन्याय सहा, अब वे अंधकार और शोषण के रास्ते को छोड़ विद्रोह और जागरूकता का मार्ग अपनाना चाहते हैं। तो यह जो कविता है दलित चेतना या आत्मसम्मान का प्रतीक है। दलित राजनीति की शुरुआत हुई। यह कविता इस बात की ओर ध्यान दिलाती है कि दलित जातियों की पहचान, अधिकार और राजनीति पहुंच लंबे समय तक राजनीति से दूर रखे गए थे। तो दलितों के जो हित हैं, उसकी पहचान है, उसके अधिकार हैं, उसकी राजनीतिक पहुंच है, लंबे समय से काफ़ी इन्वॉल्व नहीं थे। स्वतंत्रता के बाद जाति और सत्ता के लिए 70 के दशक से पहले जो भारतीय राजनीति में उच्च जातियों का वर्चस्व था, बोल सकते हैं 1967 तक। उसके बाद राजनीति में स्वर्ण जातियों का दबदबा बना रहा 1967 तक। पिछड़ी और मध्यम जातियों का उभार उसके बाद हुआ। 70 के दशक से लेकर 90 के दशक में पिछड़ी जातियों का दबदबा या मध्यम जातियों का उभार हुआ राजनीति में। पिछड़ी और मध्यम जातियाँ सत्ता में भागीदारी के लिए संघर्ष की। आरक्षण एग्जाम्पल से हम लोग देख सकते हैं। इससे स्पष्ट है कि जाति ने राजनीति की दिशा और सत्ता संरचना को प्रभावित किया है। जो जाति है ये दिशा भी चेंज की है
और राजनीति की दिशा और सत्ता संरचना को भी प्रभावित किया है। तो की पॉइंट्स एग्जाम्स के लिए, राजनीति में प्रतिस्पर्धा या कॉन्फ्लिक्ट्स जाति राजनीति को बढ़ावा मिलता है, जाति राजनीति को प्रभावित भी करती है। दलित साहित्य के एग्जाम्पल्स हमने देखा है कि नामदेव डसाल कैसे दलित चेतना के लिए पोयम लिखते थे। महाराष्ट्र में प्रमुख कवि थे। 1967 तक पॉलिटिक्स में सवर्णों का दबदबा या वर्चस्व था। उसके बाद पिछड़ी जातियों का राजनीतिक उभार हुआ, उसके बाद दलित जातियों का उभार हुआ। जाति, अब कुछ संभावित परीक्षा प्रश्न हैं जो प्रैक्टिस करने हैं। जाति राजनीति को कैसे प्रभावित करती है? दलित साहित्य ने भारतीय राजनीति को कैसे प्रभावित किया? जो ऊपर हमने पढ़ा है। भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका को समझाइए। 1967 के बाद भारतीय राजनीति में क्या परिवर्तन आए हैं? आगे हम इसी में आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष भाग में हम जाते हैं। लोकतंत्र में सामाजिक समूह और राजनीति की बात करते हैं। विविध समूह हैं। भारत को ही सामाजिक स्ट्रक्चर्स देख लिए। विविध समुदायों द्वारा यहाँ वास किया जाता है, रह रहे हैं विविध समुदाय द्वारा। विविध समुदाय के प्रतिनिधित्व हैं जो लोकतंत्र की स्वाभाविक विशेषता है। लोकतंत्र में विभिन्न समुदाय अपनी पहचान, अपने हित और अपनी मांग राजनीति के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उचित प्रतिनिधित्व देना, मांगों और ज़रूरतों के अनुसार नीतियाँ बनाना, मांगों और ज़रूरतों के अनुसार नीतियाँ लोकतांत्रिक राजनीति का ही हिस्सा है। मतदान और सामाजिक विभाजन का संबंध। अधिकांश देशों में मतदान का स्वरूप सामाजिक विभाजन का सीधा संबंध देखने को मिलता है। कई राजनीतिक दल विशेष समुदाय या वर्ग के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ में जितनी अधिकतर रीजनल पार्टियाँ क्षेत्र, भाषा या रिलीजन के नाम पर या विशेष समुदाय या वर्ग के हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी के आधार पर राजनीति करते हैं। समुदाय आधारित राजनीति और राष्ट्रीय एकता देखते हैं कैसे प्रभावित होती है। समुदाय आधारित राजनीति का अर्थ यह नहीं है कि देश टूट जाएगा या विघटित हो जाएगा। सपोज किसी कास्ट के लिए राजनीति करते हैं तो देश टूट जाएगा या विघटित हो जाएगा। जब तक सभी समूहों को लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने का अवसर मिलता है तब तक ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देश की एकता बनी रहती है। चाहे जाति, धर्म और राजनीति संतुलन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। चाहे जाति नाम पे हो, धर्म की राह में हो या राजनीतिक नाम पे हो, संतुलन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। कि यदि किसी एक जाति, धर्म या समुदाय को अत्यधिक महत्व दिया जाए तो दूसरों को नज़रअंदाज किया जाए तो सामाजिक तनाव बढ़ सकते हैं। किसी एक विशेष समूह के लिए हमेशा आवाज़ उठाई जाए और बाकी जो वहाँ समूह रह रहे हैं उसको अगर नज़रअंदाज किया जाएगा तो क्या होगी? सामाजिक तनाव बढ़ने के चांसेस होते हैं या बढ़ सकते हैं। तो सभी समुदायों की भागीदारी और संतुलन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है जो लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, डेमोक्रेसी को क्या मजबूत बनाता है। की पॉइंट्स हैं। लोकतंत्र में विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व स्वाभाविक है। सामाजिक समूह अपने मांगे राजनीति के माध्यम से रखते हैं। मतदान और सामाजिक विभाजन में गहरा संबंध है। मतदान और सामाजिक विभाजन में गहरा संबंध होता है। समुदाय आधारित राजनीति से देश का विघटन आवश्यक नहीं है। समुदाय आधारित राजनीति से देश का विघटन आवश्यक नहीं है। संतुलन और समावेशन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। संतुलन और समावेशन लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। कुछ संभावित प्रश्न हैं एग्जाम्स के लिए। विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व क्यों आवश्यक है? विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व क्यों आवश्यक है? मतदान के स्वरूप और सामाजिक विभाजन के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए। समुदाय आधारित राजनीति देश की एकता के लिए खतरा है। लोकतंत्र में सामाजिक समूहों का भूमिका समझाइए। तो दोस्तों, हम पॉलिटिकल साइंस भाग 2 हम देख रहे थे, टॉपिक 2। तो ऐसे ही हर एक दिन कुछ न कुछ बिहार पाठशाला में लाई जाती है। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। इस चैनल पर हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन या शिक्षा देते हैं। जय हिंद, जय बिहार।